नमस्कार। आम शहर का खास आदमी में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं झारखंड उदय न्यूज और मैं हूं ईश्वर छेत्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड उदय न्यूज ने अपना एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है आम शहर का खास आदमी। और इस कार्यक्रम में हम आपको घाटशिला के कुछ ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिनके अंदर कुछ खास बात होती है। ऐसे ही एक शख्स से मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। हालांकि आप उन्हें नाम और चेहरे से तो पहचानते होंगे, लेकिन उनके अंदर जो खासियत है उसके बारे में आज हम उन्हीं मेहमान से बात करेंगे। उनका नाम है श्री निर्मल झुंझुनवाला जी। जी हाँ, निर्मल झुंझुनवाला को एक पेशेवर व्यवसायी या कहे समाजसेवी के रूप में जानते होंगे, लेकिन आज हम उनके कुछ खास पहलुओं से आपकी मुलाकात कराएंगे। और आज के हमारे मेहमान है श्री निर्मल झुंझुनवाला जी, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आइए उनसे रूबरू बात करते हैं और जानते हैं उनके जीवन के कुछ अन्य पहलुओं पर जो कि अब तक छुपा हुआ था। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और हम हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था और कैसे आप घाटशिला में आए सर? मेरा जन्म कलकत्ते में हुआ था जी। मैं 22 साल कलकत्ते में रहा। वैसे तो मेरा पूरा खानदान कलकत्ते में रहता है। मैं वहीं से ग्रेजुएशन करके घाटशिला आया। फादर यहाँ पर 1972 में कलकत्ता में जब नक्सलाइट मूवमेंट्स चल रहे थे तो कलकत्ता खाली हो रहा था। उस समय कंपनी के चेयरमैन CEO बोले कोठारी साहब जी, उनसे हमारे चाचा जी की काफ़ी परिचय था, क्योंकि उनके जो हॉस्पिटल थी कलकत्ता में CMRI, उसके वो जनरल मैनेजर थे और वो चेयरमैन थे कोठारी साहब। उन्होंने कहा कि भाई आप कंस्ट्रक्शन में काम करते हो, मैंने अपनी कंपनी ली है, उसमें आप आ जाओ। बस वो समय था कि संजोग बैठ गया 72 में फादर और मेरे चाचा जी आप 1972 में फिर हम लोगों ने कंपनी में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। और इस तरह से आपका घाटशिला में आना शुरू हुआ। धीरे धीरे घाटशिला अच्छा लगने लग गया जी। बस फिर कारवां चलते चला गया। और आज की स्थिति में क्या फर्क पड़ा? सबसे पहले तो घाटशिला मां रंकिनी की माटी है जी। शांत परिवेश है, अच्छा प्राकृतिक माहौल है। बराबर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं, प्लस सुंदरता देखने के लिए आते हैं। हम लोगों को भी अच्छाई लगी। बस हम लोग रह गए। आस्ते आस्ते अपना घर का मकान बना। घर के मकान बनने में भी एक बहुत बड़ा माने क्या कहा जाए, हमारे गुरुदेव मुसाबनी में आए थे। जिस दिन वो कलकत्ता वापस जा रहे थे, 1976 की बात है, ठीक डाक बंगलों के पास में आके अचानक उन्होंने हाथ दाहिनी तरफ किया जी। मदर से कहा कि बेटा यहाँ एक जमीन ले लो। बस उनका कहना था, दूरदर्शी हैं वो सब लोग, तो उनका कहना था और मदर ने 1 हफ्ते के भीतर ये जमीन परचेज की। फिर धीरे धीरे मंदिर बना हमारे सदगुरु का, जो कि एक सत्य की राह पर चलने की हमें प्रेरणा देते हैं। और उसी राह पर देखो आप 40 साल हो गए, आज भी वो भवन बना है। जी। लोग सुबह शाम आते हैं और अपनी गरिमा बनाई हुई है। फिर हमारे गुरुदेव जो है वो शिक्षक थे 36 साल तक स्कूल कलकत्ता में। तो उनकी मेमोरी पर हमारी जो फाउंडर थी पन्ना देवी गुप्ता, उन्होंने यहाँ पर स्कूल के लिए हमें प्रेरित किया रात 12 बजे कि कल सुबह अपने को स्कूल खोलना है। तो ये स्कूल आपके सामने है, संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर। 1983 में इसका फाउंडेशन रखा गया, 86 में ये स्कूल चालू हो गया। आज करीब 38 से 40 साल होने जा रहे हैं। हमेशा से मकसद ये रहा है कि यहाँ का वातावरण देख करके कि घाटशिला को कैसे सुंदर बनाया जाए और कैसे यहाँ के लोगों को प्रेरित किया जाए। अलग अलग मुहिम के साथ में हमने अपनी तरफ से पूरी चेष्टा की। ये उसी का नतीजा है कि आज हम आपके सामने हैं जी सर, और आप हमारे सामने हो। इस वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, लेकर ब्रेक में जाने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो कौन सी खास बात है जो कि निर्मल झुंझुनवाला जी को खास बनाती है। यानी मैं आपको बता दूं कि निर्मल झुंझुनवाला जी एक फिलैटेलिक है, यानी डाक टिकट संग्रह करने का इनका शौक था। सिर्फ शौक ही नहीं, इस शौक ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी दिलवाया है। इस विषय में हम
विस्तार से बात करेंगे झुंझुनवाला जी से, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है आम शहर का खास आदमी। और आज के हमारे मेहमान हैं निर्मल झुंझुनवाला जी। जैसा कि हम बात कर रहे थे, निर्मल झुंझुनवाला जी को डाक टिकट संग्रह करने का शौक है, और इसी शौक ने इन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी दिलवाए हैं। आइए उस विषय में विस्तार से बात करते हैं श्री झुंझुनवाला जी से। सर, जैसा कि हम लोगों ने जाना सुना कि आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किया डाक टिकट संग्रह में, इस विषय में सर हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए। मैं छोटी उम्र से ही डाक टिकट की कलेक्शन में बड़ा इंटरेस्ट लेता था, क्योंकि इसके पीछे एक कारण था कि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट भी हूँ जी। डिजाइनिंग, ड्राइंग, ये सब मेरा बचपन से ही शौक रहा है। मैं लोगों के घर की डिजाइन बदली कर दिया करता था। जी जी। क्लबों में मैं जो किताबें छपती थी उसके डिजाइन में बना के दिया करता जी था। सर। कंपनियों के एम्बलम बना के दिया करता था। तो वैसे तो मैं शुरू में डाक टिकट, जनरल टिकट जमा करता था, लेकिन आर्ट का मेरा इंटरेस्ट था बोल करके मैंने पेंटिंग स्टैम्प्स को जमा करना शुरू किया। फिर जब हमने पेंटिंग स्टैम्प जमा करना शुरू किया तो मुझे एक ऐसा खिंचाव उसमें दिखा कि पेंटिंग्स कुछ बोल रही है हमें जी। तो सबसे पहला कलेक्शन जब मुझे मौका मिला 1979 में कलकत्ते में स्टेट लेवल का एग्जीबिशन था। उसमें हमने दो तरह की प्रदर्शनी दिखलाई जी। एक पेंटिंग थ्रू द एजेस, एक एक्सप्रेशंस ऑफ द आइज। जब दो सीट का हमने जब कलेक्शन दिखलाया तो वहां इंटरनेशनल जूरी मिस्टर DN जाटिया आए हुए थे। वो कलेक्शन देख करके बोले कि ये किस बच्चे का कलेक्शन है। उस समय मैं जूनियर ग्रुप में था। जी जी। तो वो मुझे बुलाया गया। उनके जो गुरु थे मिस्टर JN सेनगुप्ता, वो भी मेरे लास्ट में गुरु बन गए जी सर। वो एक चक्र, लाल चक्र लगाया, बोले एक्सप्रेशंस ऑफ द आइज, बच्चे इसको तुम डेवलप करो। तो उसी एग्जीबिशन में सिर्फ 2 कलेक्शन में हमको वहां पर पोस्ट मास्टर जनरल ट्रॉफी मिला। पोस्ट मास्टर जनरल ट्रॉफी, पोस्ट मास्टर हाईएस्ट अवार्ड ऑफ जी PMG। तो बड़ी खुशी हुई जी सर। फिर इंटरनेशनल जूरी मिल गए। उन्होंने हमको प्रेरित किया कि भाई इस सब्जेक्ट को आप डेवलप करो, पेंटिंग को मत करो, वैसे कलेक्शन बहुत से है। तो हमने फिर एक्सप्रेशंस ऑफ द आइज पर काम करना शुरू किया। उसकी कई स्टैम्प्स हमने जमा की। धीरे धीरे वो एक लेवल में आ गया। फिर हमने नेशनल में दिल्ली में सबसे पहला कलकत्ते में नेशनल एग्जीबिशन नेताजी इंडोर स्टेडियम में लगा, वहां हमने पार्टिसिपेट किया, सम्मान मिला जी सर। सभी तकबे के लोग, क्योंकि एक ऐसा कलेक्शन है इसमें एजुकेटेड लोग, आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज, सभी को इंटरेस्ट आने लगा। हर तरह के लोगों ने इस कलेक्शन को देखा। मुझे क्या मिल रहा है उससे मुझे कोई शौक नहीं था। लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, एंजॉय ले रहे हैं, ये मुझे अच्छा लगता था। तो वहां पर हमें जूनियर ग्रुप का 2nd प्राइज मिला था, सिल्वर मेडल। उसके बाद फिर हमने इंटरनेशनल ज्वाइन किया 1980 में। दिल्ली प्रगति मैदान हॉल ऑफ नेशन में हुआ। उसके बाद 89 में इंटरनेशनल वर्ल्ड फिलटली एग्जीबिशन हुआ, वो भी हॉल ऑफ नेशन दिल्ली में हुआ। उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। और इसके बाद मेरा कलेक्शन रसिया भी इन्वाइटी ग्रुप में गया, जापान भी इन्वाइटी ग्रुप में गया, और लोकल स्टेट्स में तो कई जगह गया। और लखनऊ से एक किताब निकली थी, उसमें मेरे कलेक्शन के बारे में उन लोगों ने छाप दिया था कि ये लोग पढ़ें जी। बॉम्बे से एक बार मेरे पास एक लेटर आया है क्लब का, बहुत बड़ी क्लब का, कि आपकी पूरी एग्जिबिट की फोटोकॉपी आप हमको भेजें, जो हम लोग वहां प्रदर्शनी करना चाहते हैं कि लोग देखें कि स्टैम्प के द्वारा भी इस तरह से लोग अपने आप को उजागर कर सकते हैं। तो मेरे गुरु ने मना कर दिया कि भाई तुम अपने कलेक्शन की फोटो तो कहीं पर मत भेजो। जी जी। तो हमने वहां तो नहीं भेजा, लेकिन यह है कि अच्छा लगने लगा, मैं इसको डेवलप करने लगा। और
अब फिर से इच्छा है कि एक बार इसको और भी सुंदर तरीके से हम इसका कुछ करें। जी। और मैं चाहता हूं कि घाटशिला में भी लोग डाक टिकट पर, क्योंकि डाक टिकट एक एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज है, जी सर। प्लस जो बच्चे डाक टिकट का प्रदर्शनी करते हैं, सीखते हैं, उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, ज्ञान तो वर्धन होता ही है, और एक इंटरेस्ट। आज के इस कंप्यूटर युग में जो बच्चों की दिक्कत ये हो रही कि सिर्फ एक फोकस के पर बैठे रहना, तो ये कलेक्शन होने से क्या है कि वो इधर उधर दौड़ेंगे, खोजेंगे, एक इंटरेस्ट लेंगे, एक अपने इंटरेस्ट का कोई सब्जेक्ट तैयार करेंगे, तो उनका भीतर का जो भाव है वो निकल कर बाहर आएगा। हम चाहते हैं कि इस चीज का डेवलपमेंट हो। वैसे स्कूल में हमने प्रदर्शनी एक बार लगाई थी, लेकिन मैं चाहता हूँ उसको सही तरीके से इसको रास्ता दिखलाया जाए और एक बड़े लेवल पर करने बड़े का लेवल में किया जाए। जमशेदपुर में तो हर साल एग्जीबिशन लगता है। मैं चाहता हूँ कि घाटशिला भी इस चीज से रूबरू हो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह, कितना सुंदर इनका विचार है कि ये घाटशिला में फिलेटली एग्जीबिशन करवाने का सोच रहे हैं, और ये बड़ी सोच है, और यही बड़ी सोच इन्हें आम से खास बनाती है दोस्तों। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम शहर का खास आदमी में हम ऐसे ही कुछ शख्स को आपके सामने लाते हैं जिनके अंदर कुछ खास बात होती है। और एक खास बात इनके अंदर मैं आपसे अभी उनसे बात करना चाहूंगा। सर, घाटशिला में शूटिंग क्लब की स्थापना भी आप ही के द्वारा की गई थी, ये बहुत बड़ी बात थी। हालांकि अभी उस पर कितना काम हुआ ये तो हम नहीं बता सकते, आप ही खुद बताएं कैसे आपके मन में विचार आया। सर, विचार हमारे ओन अंकल गौरी शंकर झुंझुनवाला जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट नेशनल राइफल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल, और 67 में उन्होंने नेशनल कम्पीट किया था जी। ही गॉट फर्स्ट प्राइज। और शूटिंग के मामले में वो इतने माहिर थे, और बड़े बड़े लोगों के साथ उनका इस चीज से डिस्कशन होता था, कोई भी नियम कानून बनता था तो वो उसमें अवेलेबल होते थे। उन्होंने मुझे प्रेरित किया, ये करीब बात होगी 1990 की। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि भाई यहाँ भी घाटशिला में आप शूटिंग क्लब करो। बस फिर मुझे 2-3 बच्चे अच्छे मिल गए। आनंद है जी, छोटे आनंद है, नीरज है, मिक्कू भाई है, रुपेंद्र है, सोनी है, तो कुछ बच्चे ऐसे मिल गए। डॉक्टर पानी के लड़के हैं, सुशांत। तो बस वो फिर इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि .22 तो हमसे पॉसिबल नहीं था, एयर पिस्टल और 303 ये सब तो हमारे लिए अवेलेबल नहीं था, क्योंकि एक हम ऐसा करना चाहते थे कि कम पैसों में हम बच्चों को अच्छी सेल्फ डिफेंस की चीज सिखा सके। जी सर। तो चाचा जी ने हमें ट्रेनिंग देनी शुरू की। उनकी ट्रेनिंग इतनी सुंदर ट्रेनिंग थी, जो ट्रेनिंग आप साल भर कहीं जाके सीखते हो, वो हमें 1 महीने में उन्होंने वो ट्रेन करके हम लोगों को तैयार कर दिया। फिर हम लोगों ने स्टेट लेवल में कई जगह पार्टिसिपेट किया, सहरसा, मुंगेर, आसनसोल, जमशेदपुर, हर जगह हम लोगों ने पूरा मेडल बटोर के, क्योंकि उस समय लोगों के, बिहार में लोगों की ये विचारधारा थी कि पिस्टल और 303 और .22 जो चलाते हैं वही लोग शूटर होते हैं, क्योंकि उस समय शायद अभिनव बिंद्रा नहीं थी। जी। तो लेकिन हमारी सोच थी कि हम लोग को सेल्फ डिफेंस सीखना है, अच्छी चीज है, स्पोर्ट्स है जी। तो हम लोगों ने एयर राइफल से स्टार्ट किया। इसमें .177 की पिलेट्स लगते हैं, और जो इसकी गन होती है, एयर राइफल गन बोलते हैं, वो बहुत सस्ती 8,000, 10,000, 15,000 रुपए में हम लोगों ने मंगवा के फिर यहाँ के बच्चों को हमने सिखाना शुरू किया। शुरू में तो काफी दिक्कतें आई, लोग कहते हैं कि ये तो शायद डकैत बना देगा लेकिन जब इस चीज का रिजल्ट आने लग गया, जब बच्चे मेडल लाने लगे, उनका सम्मान बढ़ने लग गया, तो उनके गार्जियन हमारे पे विश्वास करने लगे कि आप कहीं भी जाओ, आप जाओगे तो मेरा बच्चा भी आपके साथ जाएगा। तो मैं 15-15, 16-16 बच्चों को लेके मैं सहरसा, मुंगेर, जमशेदपुर जहाँ होता था, और मेरे ऊपर की प्रभु कृपा बनी थी। चाचा जी थे, उसके बाद भी नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर कुमार सुरेंद्र सिंह, हमारे चाचा जी अच्छे दोस्त थे जी। उनकी विशेष मेहरबानी हमारे क्लब पर रहती थी कि इनको रहने की असुविधा ना हो, खाने की असुविधा ना हो। और कई अवार्ड 1996 में हम लोगों ने डिमांड किया था कुमार साहब से कि हम लोग चाहते हैं कि इस छोटी सी जगह में स्टेट चैंपियनशिप हो जी। तो वो एक बार तो मुस्कुराए, बेटा ये कैसे संभव है, इतनी छोटी सी जगह पर पूरे बिहार की, उस समय झारखंड नहीं बना था, ये कैसे संभव है। तब चाचा जी बोले कि हम लोग है ना,
आप चिंता क्यों करते हैं? जी बस वो समय बना 1996 में, हम लोगों ने एक छोटी सी जमीन 20 कट्ठे की ली नदी किनारे पर, जी और वहां पर बाउंड्री करके हम लोगों ने पूरे अकॉर्डिंग टू रूल बटवाल बनाई गई। जबकि यहाँ पर 50 मीटर और 25 मीटर की .22 की और पिस्टल की शूटिंग भी कंपटीशन हुई थी। यहाँ पर 100 मीटर नहीं करवा सके क्योंकि 100 मीटर का रेंज नहीं था हमारा। 50 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर का हम लोगों ने एयर राइफल का रेंज कर जी। तो उसमें एयर राइफल में तो हमारी क्लब को ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए हम लोग को बेस्ट अवार्ड मिला। और 300 शूटर होल बिहार से आए थे और उसमें हमारे राज्यपाल साहब, सीएम साहब, लालू साहब थे, सबके आने की बात थी। उन दोनों की किसी कारण से नहीं आ पाए, लेकिन वैसा भव्य आयोजन यहाँ किया गया था। पूरा घाटशिला 3 दिन तक एकदम जगमगा रहा था, लोगों की चहल पहल। लोग बोल रहे थे कि यार सब गन ले लेके घूम रहे हैं, क्या बात है। सब बड़ा मतलब आनंद का। फिर आस्ते आस्ते हम लोगों ने बस प्रैक्टिस करवाए। बच्चे नए आने, बीच में बंद हो गया, कारण थे। कुछ बच्चे बड़े हो गए तो ट्रांसफर हो गए, इधर उधर शिफ्ट हो गए, तो इसी तरह से चीज। तो क्या सर भविष्य में फिर से नहीं, अब तो एक्टिवेट करने का विचार बहुत है? सुंदर तरीके से हम लोगों को ऊपर से भी प्रेरणा मिल रही है। और हम आनंद तो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ झारखंड राइफल एसोसिएशन के हैं। उन लोगों का प्रेशर है कि आप लोग यहाँ इमीडिएट एक तो सिर्फ रेंज बोलने से पूरे बिहार और झारखंड में सिर्फ घाटशिला शूटिंग इतनी छोटी सी क्लब के पास अपना रेंज है जी। ये हम लोग की बहुत गौरव की बात है। जो जब भी जमशेदपुर से कोई कॉल आता है, हम लोग बोलते हैं तो लोग हमेशा हम लोग को प्रेरणा देते हैं कि आप लोग इमीडिएट स्टार्ट कीजिए, जिससे हम लोग यहाँ कंपटीशन करवा सकें। हम चाहते हैं कि ये रेंज चालू हो जाए तो हम स्कूलों में जा करके यहाँ के बच्चों को सेल्फ डिफेंस की बारे में बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। लोग इस स्पोर्ट से जुड़े, हमारी यही आंतरिक इच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि एक व्यवसायी होने के बावजूद किस तरह से अन्य क्षेत्रों में भी झुंझुनवाला जी का एक बहुत ही ज्यादा प्रयास रहा है। जैसे कि शूटिंग की बात, राइफल शूटिंग की बात हो, या फिर अपने लिए जो शौक है उनका डाक टिकट संग्रह का। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इनके शौक है या इनके अंदर ऐसे काबिलियत है जो कि हम ब्रेक के बाद आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए झारखंड उदय न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आम शहर का खास आदमी में। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज के हमारे मेहमान हैं श्री निर्मल झुंझुनवाला जी, जो कि एक व्यवसायी और समाजसेवी के रूप में घाटशिला में जाने जाते हैं। आइए उनसे बातों का सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। सर जी, ये तो रहा आपके कुछ अनछुए पहलू को, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं इनके अलावा भी आपके बहुत सारे शौक है। जैसे कि हमने जाना है कि आप फ्लावर एग्जीबिशन में भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? बागवानी का शौक बचपन से ही था। अच्छा लगता है बागवानी, मन की सुंदरता को बढ़ाता है जी, एजुकेट करता है, प्रकृति से जोड़ता है। कितना भी दिमाग में डिप्रेशन हो, कमजोरी हो, एक खिलते हुए गाछ को अगर आप देख लो, घर में एक छोटा सा ही आम का गाछ हो, 2 आम लगते हैं तो हम उसको ध्यान रखते हैं कि कैसे इसको सजोया जाए। जी जी। बस वही भावना थी, बगीचे का शौक बचपन से। क्योंकि जब मैं कलकत्ता में तो संभव नहीं है जी, कि घाटशिला में रह के अगर बगीचा और फूल से प्रेम न कर सका तो फिर कैसा गांव में रहना। बिल्कुल सही। बस वही नतीजा था। फिर मिल गए हमें रवि प्रसाद, जी,
उन्होंने मुझे एक बार कहा जी कि मैंने एक तो प्रदर्शनी का आयोजन किया है मोहनडार में, आप आओ। पहली प्रदर्शनी जब मैंने देखी, सम्मान भी मिला, खूबसूरती भी निहारा हमने। फिर हमने इन्हें ऑफर कर दिया, क्यों नहीं आप घाटशिला में जी जगह वेन्यू मैं दूंगा, जी आप वहाँ में करने के लिए अलाउ करो। जी हमने स्कूल प्रबंधन से बात किया। स्कूल प्रबंधन ने कहा इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि हम एक फूलों की प्रदर्शनी करें, बच्चे उसमें देखें, उनका इंटरेस्ट बढ़े। बस वो कहना था कि 3 साल पहले हम लोगों ने पहली प्रदर्शनी की। जी इतनी खूबसूरत रूप में वो प्रदर्शनी, मैं चाहूँगा कि उसका कोई वीडियो टैप आप जी जरूर इसमें जरूर हम जरूर डालें। डालेंगे, दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत सुंदर माहौल बना और बहुत ही कम खर्च में हम लोगों ने वो प्रदर्शनी का आयोजन किया। लोगों ने काफी सराहा और लोगों के भीतर एक जागृति हुई। जी और देखते ही देखते घाटशिला में 2-3-4 नर्सरियां भी खुल गई। जी और उसमें हमको योगदान मिला जमशेदपुर से, जिसमें हम लोगों ने ऐसे ऐसे वृक्ष दिखलाए, उनको हम क्या कहते हैं, बोनसाई ट्रीज कहते हैं। जी उसमें ऐसे ऐसे वृक्ष उन लोगों ने विश्वास करके हमें दिए। एक गाछ 7 लाख 10 लाख। तो सभी तरह के लोग आते हैं, सभी तरह की सोच होती है कि 7 लाख के गाछ, हम चलो इसी बहाने अगर कोई 2 गमले रखे तो वो अच्छी बात जी है। बिल्कुल बिल्कुल। बस अच्छा लगा। और दुर्भाग्य से 1920 तो कोरोना का पीरियड चला। हम चाहते हुए भी 2020 जी। तो हम प्रदर्शनी इस साल नहीं कर पाए। फिर भी हम लोगों ने सोचा था कि घर घर जाकर हम लोग लोगों के बगीचों को देखेंगे। कर कोई बात नहीं, 1921 तो हमारा होगा जी और बड़े रूप में और सुंदर रूप में वहां पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सब आप लोग बढ़ चढ़ करके, एक गमले भी हैं क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बिल्कुल। एक गमला भी हमें प्रेरित करेगा और अच्छी प्रदर्शनी की तरफ आप लोग आओगे, देखोगे, अच्छा लगेगा। तो ये तो रहे सर, ये तो आप देख सकते हैं किस तरह से कि एक व्यवसायी होने के बावजूद भी पेड़ पौधों से इनका प्यार है। ये ऐसे ही झलकता है क्योंकि जिस तरह से फ्लावर एग्जीबिशन में इन्होंने अपना योगदान दिया, ये देखते ही बनता है। सर इसके अलावा भी हम लोगों ने सुना है, देखा है कि आप सेहत के प्रति बहुत गंभीर रहते हैं, सेहत को लेकर आप योगा का भी अभ्यास करते हैं और लोगों में योगा के लिए भी आपने प्रेरित किया लोगों को। क्या कहना चाहेंगे सर इस विषय में? भाई एक्सरसाइज तो सभी करते हैं, लेकिन रामदेव बाबा से हम प्रेरित हुए। जी उन्होंने जिस प्रकार लोगों को सूर्योदय के पहले उठना सिखलाया, जी वो भावना मुझे भी प्रेरित की। योगा में करता था लेकिन उस तरीके से नहीं करता था। उनकी गाइडलाइन में हम लोगों ने यहाँ पर शुरू किया। उसमें इंद्रो सर हम लोगों को मिले, उनको शिक्षक के रूप में शुरू में रखा गया। जी फिर मिस्टर सरकार एक 70-75 साल के बुजुर्ग होने के बावजूद भी वो घर में योगा करते थे, उनको हम लोगों ने अपने क्लब में ज्वाइन करवाया। आज वो नहीं है हमारे बीच। इंद्रो सर हैं, स्कूल में योगा और स्पोर्ट्स सब करवाते हैं। जी मैं ध्यान से करता था तो लोगों ने कहा कि भाई आप ही बैठो ना, जी तो मैं बैठ गया। बस वो शुरुआत हुई, उसका नतीजा ये निकला कि मुझे जब सिखाना है तो मुझे अपने आप को भी मजबूत करना जी, होगा, बिल्कुल। सही तरीके से सीख करके उस चीज का ज्ञान देना होगा। हालांकि मैं संपूर्ण ज्ञान मुझे नहीं है, जितना है मैं कहते हैं ना अंधों में काना राजा, वो स्थिति है हमारी। लेकिन मैं जो भी करता हूं किसी को कोई गलत सीख ना हो, गलत कोई तरीके से ना करे, इस चीज का मैं ध्यान रखता हूं। जी। आज 150 लोग बस आ रहे हैं क्योंकि यहाँ तो जो भी लोग आते हैं शिफ्टिंग वाले आते हैं। 5 साल की नौकरी है, यहाँ 3 साल की है, फिर चले जाते हैं। तो इस तरह से 150 लोग हमारे कारवे में जुड़ गए। और हम लोगों ने अभी भी जो हमारा मैरिज हॉल है आनंद मंगल में, एक 30-40 लोग बैठने की अच्छी पोजीशन है। वहाँ हम लोग एक सुंदर स्वरूप में कारपेट बिछा करके लोगों का योगा का करते हैं। करीब 12-13 साल हो गया, लोगों को लाभ मिलता है। जब सुनता हूँ तो अच्छा लगता है।
तो सर ये जो आप करवाते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन दुख की बात है, लोगों से मैं कहता हूं कि आप आओ करो जी। क्योंकि यहाँ पर किसी कास्ट और क्रीड की कोई बात नहीं होती है। हर प्रकार के लोग, हर समाज के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, करते हैं, अच्छा लगता है। आज ऐसा माहौल बन गया है, हम लोगों की बातचीत भी इतनी सलीके की और सुंदर तरीके से होती है। सारे दिन की परिचर्चा जो होती है वो भी एक बहुत सलीके से होती है। तो ऐसा लगता है कि योगा से आदमी का दिमाग जो है, सिर्फ शरीर ही नहीं, मन की स्थिति भी सुंदर बनती है। लोग जुड़ रहे हैं, कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे इनके विचार है। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत करते हैं और योगा करवाते हैं, खुद भी करते हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि योगा से क्या क्या फायदा होता है। दोस्तों अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं बता दूं कि श्री झुंझुनवाला जी बहुआयामी प्रतिभा के मालिक है, बहुत सारी बातें इनसे करने के लिए। देखते हैं ब्रेक के बाद हम इनसे कितना बातचीत कर पाते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आम शहर का खास आदमी में। जैसे कि आप जानते हैं आज के हमारे मेहमान है श्री निर्मल झुंझुनवाला जी, जो कि पेशे से एक व्यवसायी और समाज सेवी के रूप में यहाँ जाने जाते हैं घाटशिला में। हमारी उनसे बातचीत चल रही है। आइए बातचीत का सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए कुछ और मुद्दे पर बात करते हैं। सर, ऐसा कहा जाता है कि घाटशिला में शिक्षा के लिए भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ जो विद्यालय खुले हैं पिछले कुछ सालों में, उसमें भी आपका योगदान रहा। क्या कहना चाहेंगे सर इस विषय में? तो ये मैं नहीं कहूंगा कि मेरा ही योगदान है, क्योंकि सभी के सपोर्ट से कोई चीज बनती है जी। आज हम स्कूल बना लें और लोग बच्चे ना आए पढ़ने के लिए, तो मेरी स्कूल बनाई भी क्या काम। लेकिन मेरी ये इच्छा जरूर रही है लोगों को सही शिक्षा, अच्छी शिक्षा, सुंदर माहौल के साथ मिले। मैंने अपने भी सभी बच्चों को इसी स्कूल से पढ़ाया जी। मैं बाहर पढ़ा सकता था जी। लेकिन लोग कहेंगे कि भाई अपनी स्कूल होते हुए अपने बच्चों को बाहर कैसे भेजा। इसलिए हमने अपने तीनों बच्चों को यहीं से पढ़ाया। आज एक बच्चा मेरा आर्किटेक्ट है, एक सीएस है, एक फैशन डिजाइनर है। नहीं, ऐसा करके आपने एक मिसाल पेश की समाज में, लोगों को प्रेरणा मिले कि भाई स्कूल में पढ़ना चाहिए। और सुंदर माहौल के लिए हम लोगों ने अपनी चेष्टा की, प्रकृति से जोड़ा। जनरली स्कूलों को हम देखते हैं सूखी सूखी नजर आती है, कोई पेड़ पौधे नहीं, कोई खेलने का स्थान नहीं जी। इस पर हमने विशेष ध्यान रखा और शुरू से ही जैसा जैसा हिसाब बैठता गया स्कूल बड़े रूप में बनता गया। और बाकी सब कहने की आवश्यकता नहीं, आपके सामने है स्कूल। मैं यही चाहता हूं कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले। ये पहले हिंदी मीडियम बनने की बात थी,
फिर हमने कहा कि भाई ये तो ट्रांसफरेबल जॉब की एरिया है, यहाँ पर अगर हम इंग्लिश मीडियम स्कूल करते हैं सीबीएसई बोर्ड से तो बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिलेगा। और आज के ज़माने के लिए इंग्लिश का सीखना इतना आवश्यक है, इंग्लिश में बोलना उतना आवश्यक नहीं, इंग्लिश जानना आवश्यक है। इसलिए ये हमारे भीतर आई कि हमने अपनी कमेटी से कहा कि नहीं, आप लोग इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड करो। ये वैसे ही स्कूल बनी और सभी लोग आज इसका लाभ उठा रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि हमारे घाटशिला में एक अच्छी स्कूल है जी। बच्चे अपने आप को कमजोर नहीं समझते हैं, वो कहते हैं कि हम एसएनएस बीएम के बच्चे हैं। आज हमारे बच्चे होल वर्ल्ड में जगह जगह पर ऊंचे ओहदों में बैठे हुए हैं। कितने इंजीनियर्स, डॉक्टर सब बन के निकले हैं। आईटीएन घाटशिला का नाम रोशन कर रहे हैं। कर। तो सर क्या लगता है घाटशिला में शिक्षा की स्थिति के बारे में क्या आपकी सोच क्या कैसी है सर, और क्या होना चाहिए सर? घाटशिला में तो मैं जब सुनता था कि यहाँ पर 15 से 20 हजार बच्चे एजुकेट होते हैं जी। कॉलेज और महिला कॉलेज और स्कूलें जी। तो अच्छा लगता है कि और अच्छा माहौल बनने की आवश्यकता है। सब स्कूलों को एकजुट होकर, जी, कंपिटिटिव नहीं होना चाहिए कि भाई वो स्कूल अलग है ये स्कूल है, ऐसा माहौल बने सब स्कूल मिल करके कि अपने को यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए, अच्छा माहौल बने। और हम गवर्नमेंट से भी इस चीज के लिए कहें कि सभी को अच्छा माहौल बनाने के लिए मौका दिया जाए और जो कमियां हैं उनको सुधारा जाए। तो हमारी स्कूल हर समय गांव में भी जाकर जिन स्कूलों को सहायता देने की आवश्यकता होती थी, सपोर्ट करने की होती थी, स्कूल से हमारे टीचर प्रिंसिपल सब जाते हैं, सपोर्ट करते हैं। सर एक कमी जैसे है कि मुझे दिखती है घाटशिला में, जैसे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या किसी और क्षेत्र के लिए कोचिंग की सर व्यवस्था घाटशिला में नहीं है सर, इस विषय में कुछ कहेंगे? कोचिंग की तो स्कूल में आकाश और प्रेरणा का इस तरह कभी कभी हमने देखा था, यहाँ पर कोचिंग दिया जाता है। और आप जो चाहते हैं कि एक बड़े रूप में कोचिंग सेंटर खुले, ये अच्छा सवाल है। तो इस पर विचार किया जाएगा कि यहाँ के बच्चों को अच्छी कोचिंग मिले जिससे कि बाहर न जाना पड़े कोचिंग के लिए। लेकिन यह है कि यहाँ के गार्जियंस को, यहाँ के बच्चों को विश्वास करना पड़ेगा। जब हमारे स्कूल पर बच्चों ने विश्वास किया है तो कोचिंग पर भी विश्वास करना पड़ेगा। नहीं तो क्या है कि बच्चों एक सभी सोचते हैं जो दिखता है वो बिकता है। जी जी, बिल्कुल। सबसे बड़ी व्यवस्था वही दिक्कत की बात है, जो दिखता है वो बिकता है। तो अब प्रेरणा क्लासेस है, आकाश है, बड़े नाम है, तो अच्छी बात है। मैं चाहूंगा कि घाटशिला में भी एक अच्छा कोचिंग सेंटर हो सकता है कि इस प्रेरणा से हम लोग कल इसके बारे में विचार करें और कुछ इसका नया निष्कर्ष निकले। तो शेयर करना, अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपने घाटशिला के लिए अपने स्तर से जितना कर सके किए हैं। भविष्य में हो सकता है आपकी बहुत सारी योजनाएं आपके दिमाग में हो, तो ऐसे क्या है जो आपके मन में विचार है जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे, और क्या मैसेज या अपील करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से या घाटशिला वासियों से? विभूति बाबू जैसे शख्सियत घाटशिला में सब सभी जानते हैं। जी। प्रकृति से प्यार करते हैं लोग, इसलिए यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। लेकिन जब मैं चारों तरफ देखता हूँ गंदगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जी जी। मैं चाहता हूँ कि घाटशिला इतना सुंदर बने। बगल में जमशेदपुर, क्या टाटा कंपनी के द्वारा ही वो काम हो? हम क्यों नहीं कर सके? हमें तो सिर्फ साफ रखना है। अगर हम बाहरी सफाई सही करते हैं तो हमारी अंदर की सफाई तो अपने आप होगी, कहने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि घाटशिला इतना सुंदर बने, लोग नेशनल लेवल पे आए कि एक छोटा सा घाटशिला इतना सुंदर शहर है, गांव न कहे, लोग बोले शहर बन गया इतना सुंदर। जिस प्रकार यहाँ पर बिल्डिंगें बन रही हैं, लोग आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं जगह को। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक सुंदर सफाई हो, लोगों की विचारधारा बने अच्छी, लोग योग से जुड़े, अच्छी अच्छी चीजों से जुड़े, अपने कमजोरियों को, यहाँ जो कमियां हैं उसके बारे में लोग मिलें, बताएं, फिर उस पर सब मिल के हम काम करें। हम लोग की कितनी बड़ी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है। जी सर। उसमें हम अच्छा कुछ कर सके तो हमें ही अच्छा लगेगा।
दूसरे तो देख कर प्रेरित होंगे और वो भी अच्छा करने का सोचेंगे। बस यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद सर, झारखंड उदय से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से श्री झुंझुनवाला जी के विचार है अपने मन में। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वो घाटशिला को विश्व पटल पर एक सुंदर सा शहर के रूप में देखने की उनकी इच्छा है। वो चाहते हैं कि घाटशिला एक सुंदर साफ सुथरा शहर बने और सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व में इसकी एक पहचान बने। ये बहुत बड़ी बात है, इनके से व्यवसायी के द्वारा इनके मन में आने की बात है और हो सकता है कि भविष्य में उस योजना पर काम भी करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो चाहते हैं कि शहर का हर आदमी निरोग रहे। उसके लिए उन्होंने योगा का जो कार्यक्रम शुरू किया है, ये भी एक उनके बड़े हृदय को दर्शाता है। किस तरह वो अपने समाज के, अपने घाटशिला के लोगों के प्रति वो अपने आप को ढाल दिया है कि घाटशिला के लोग यहाँ आए और अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता से इसे ले। हालांकि सफाई को लेकर उनके मन में बहुत बड़ा विचार है कि घाटशिला को आने वाले दिनों में और साफ सुथरा एक सुंदर सा शहर बनाया जाए। हमारी भी यही आशा है, झारखंड उदय की भी आशा है कि उनका ये सपना पूरा हो और हमारा भी योगदान उनके इस कार्यक्रम में हमेशा रहेगा। हालांकि वो बहुआयामी प्रतिभा के मालिक है और एक छोटे से एपिसोड में उनके सारे क्वालिटी को संकलन करना बहुत मुश्किल बात है। हम फिर उनसे अलग से बात करेंगे और जानेंगे उनके और सारे बातों को। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। अब हमारे अगले एपिसोड में हम अपने नए मेहमान से फिर आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए मैं ईश्वर छेत्री आपसे विदा चाहता हूं। देखते रहिए झारखंड उदय न्यूज। नमस्कार।